हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ब्रांड एसेम्बलर के बारे में जो कि थंबनेल में आपकी यही लगा है। तो इसका प्रश्न नंबर फर्स्ट और प्रश्न नंबर थर्ड और कुछ इम्पोर्टेंट और प्रश्न इसमें लिए गए हैं, तो वे सभी इम्पोर्टेंट हैं। इस क्लास से जितने प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे या फिर बनने वाले हैं, हम प्रॉपर तरीके से सभी का रिव्यू करते हुए हम चलेंगे। अब बात करेंगे हम कुछ ब्रांड एसेम्बलर हैं, इसमें कुछ फिल्म अभिनेता भी हैं और कुछ में खिलाड़ी भी हैं। तो हम बात करेंगे इसमें कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी में हमारा है फर्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि हाल ही में एसबीआई ने अपना किसे ब्रांड एसेम्बलर नियुक्त किया है। तो किसने नियुक्त किया? पहली बात, एसबीआई ने नियुक्त किया है। ब्रांड एसेम्बलर किसने नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी को इसने नियुक्त किया है एसबीआई ने ब्रांड एसेम्बलर के रूप में। नेक्स्ट है, इसी से दो प्रश्न बनेगा। एसबीआई है, ब्रांड एसेम्बलर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। एसबीआई का नामकरण कब हुआ था? ये स्टैटिक्स है आपका, ये आपका स्टैटिक्स है। एक मिनट, हाँ, ये आपका स्टैटिक्स है। एसबीआई का नामकरण 1 जुलाई 1955 को इसका नामकरण हुआ था एसबीआई, और जो इसका हेडक्वार्टर्स है यानी कि मुख्यालय इसका ये कहाँ पर है? मुंबई में है। तो फर्स्ट नामकरण 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर्स मुंबई। अध्यक्ष इसके कौन है? दिनेश खारा इसके अध्यक्ष है। किसके? एसबीआई के हेड। आपके जहां जहां ये राउंड है वहां ये आपके उतने ही आपके प्रश्न हैं। ये नियुक्त किस लिए किया गया है? क्योंकि दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए किया गया है। ये आपके इतने पूरे प्रश्न बनेंगे इस प्रश्न से। अब इसी में अगला आपका है कि बैंक ऑफ कोलकाता, यानी कि आपकी 1921 में तीन बैंकों का आपस में मर्ज की गई थी, तीनों मिलाई गई थी। वो बैंकों के नाम क्या है और कब कब उनका स्थापना कब कब हुई थी और किस सन में वो मिलाई गई थी? तो कहीं ना कहीं बैंक ऑफ कोलकाता, जो बैंक ऑफ कोलकाता, इसकी स्थापना 1806 में इसकी स्थापना हुई थी। और बैंक ऑफ बॉम्बे, जो बैंक ऑफ बॉम्बे है, इसकी स्थापना हुई थी 1840 के आसपास, इसकी स्थापना हुई थी बैंक ऑफ बॉम्बे। नेक्स्ट आपका इसी में है बैंक ऑफ मद्रास, इसकी स्थापना हुई थी इसके 3 साल बाद यानी 1843 में, क्योंकि 40 में स्थापना हुई थी बैंक ऑफ बॉम्बे की और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी 1843 यानी इसके 3 साल बाद। इन जब ये तीनों बैंकों को मर्ज किया गया, मिलाया गया था, तो इनसे क्या बनी थी? 1921 में ये बैंक, मतलब इन दोनों तीनों को मिलाया गया था। विलय जब हुआ यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका जो बाद में 1955 में एसबीआई बनी, जब विलय हुआ तो विलय के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसके नाम से जाना गया इन तीनों को मिला करके, और 1955 में एसबीआई इसका 1955 में इसका नामकरण हुआ, यानी 1 जुलाई 1955 में एसबीआई का नामकरण हुआ। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है इतनी। फिर आपका है इसी में जापान, जिसको आप बोलते हैं यूनिक्लो। यूनिक्लो की फर्स्ट भारतीय ब्रांड एसेम्बलर कौन है? तो इसकी फर्स्ट ब्रांड एसेम्बलर है कैटरीना कैफ। जो न्यूक्लियोनो है कि फर्स्ट ब्रांड एसेम्बलर कौन है? कैटरीना कैफ है। नेक्स्ट है इसी में आईसीसी, जो विश्व कप 2023 के ब्रांड एसेम्बलर कौन है? शाहरुख खान है। शाहरुख खान ब्रांड एसेम्बलर हैं किसके? आईसीसी विश्व कप 2023 की। ये सभी इंपॉर्टेंट है अपनी जगह में, ये भी सभी प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसी में आपका है कि महाराष्ट्र की मौखिक, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के मौखिक स्वच्छता अभियान के स्माइल एसेम्बलर कौन है? उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र के मौखिक स्वच्छता अभियान के स्माइल ब्रांड एसेम्बलर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका अगली इसी में है गुच्ची के फर्स्ट भारतीय ब्रांड एसेम्बलर कौन है? उनका नाम है आलिया भट्ट। तो इतने प्रश्न आपसे बनेंगे, इसमें से एक मिनट, हाँ ठीक है। आपका किसने नियुक्त किया है? एसबीआई ने। किसे नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी को। एसबीआई का नामकरण कब हुआ था? एसबीआई का नामकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का नामकरण हुआ था। हेडक्वार्टर्स का एसबीआई कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर्स यानी मुख्यालय किस कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान किसके हेड कौन है? इसके हेड हैं दिनेश खारा, इसके वर्तमान के हेड हैं। तो तीन प्रश्न तो आप तो यहीं से बन जाएंगे एसबीआई से। अगर प्रश्न अगर एसबीआई से आया
ब्रांड एम्बेसडर किसी से भी, तो इससे ज़्यादा वो उसकी कैपेसिटी नहीं बनाने की। लेकिन अगर स्टैटिक्स पूछेगा तो आपका स्टैटिक्स आपका नीचे से यहाँ से पूछ लेगा, स्टैटिक्स आपका यहाँ से कहीं ना कहीं पूछ लेगा, ठीक है। अब दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, अब ये 1921 में 3 बैंक यानी मर्ज की गई थी, 3 बैंक मिलाई गई थी। उन बैंक के नाम क्या है? इसलिए आपको मैं 2 बार रिपीटेशन कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो बैंकें हैं इनके सन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कभी-कभार ये सन मिलाने के लिए आ जाते हैं आपकी एग्जाम में। तो जो बैंक ऑफ कोलकाता है ना, इसकी स्थापना 1806 में हुई थी। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, अब बैंक ऑफ मद्रास 1843, यानी बैंक ऑफ बॉम्बे के बाद में, बॉम्बे की स्थापना के 3 साल बाद बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी 1843 में। और इन तीनों बैंकों का 1921 में ये मर्ज की गई थी, यानी मिला मिला दी गई थी। तीनों को मिलाने के बाद यानी ये मिल गई, तो बैंक ऑफ या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसका नाम दिया गया। और 1955 में इसका 1 जुलाई 1955 में इसको एसबीआई का नाम दिया गया है। आपको इतने पढ़ने से ज्यादा नहीं बनने वाले हैं। ये कुछ ब्रांड एसेम्बलर हैं जो कि आपको याद रखनी है पूरे के पूरे, आपके परीक्षा की दृष्टि से ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब अगला जो हमारा है, जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं आप लोग, की सुरक्षा पर, ये अगला हमारा प्रश्न है। ये वाला अगला हमारा प्रश्न है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहला वैश्विक, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है, इसलिए पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? कहाँ पर हुआ है और किन विश्व के किन व्यक्तियों ने भाग लिया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ यूके यानी कि ब्रिटेन में ये हुआ है। इसमें भाग किसने लिया है? ये जो आपकी उपराष्ट्रपति है ना अमेरिका की, इनका नाम है कमला हैरिस, उन्होंने भाग लिया है। और ब्रिटेन के जो वहाँ के जो प्रमुख है ब्रिटेन के, इनका नाम ऋषि सुनक, उन्होंने भाग लिया है। और उर्सुला वान डोर जो कि ईयू की हेड है, उन्होंने भी भाग लिया है। और एंटोनियो गुटारेस जो कि उसके हेड है यूएनओ के, उन्होंने भाग लिया है। इन 3 व्यक्तियों ने भाग लिया है किसमें? एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ब्रिटेन यानी कि यूके में हुआ है। कमला हैरिस, ऋषि सुनक, उर्सुला वान डोर और एंटोनियो गुटेरेस, 4 व्यक्तियों ने भाग लिया है। नेक्स्ट, हमारी ओर से सबसे बेहतर, सबसे अच्छा कंटेंट देने का हम प्रयास करते हैं। नेक्स्ट इसी में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ पर हुआ है? तो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव ये हुआ है आपका इंदौर में हुआ है, मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो शुभारंभ हुआ है आपकी जो 15वें क्रम की जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू, और ये मयूरभंज उड़ीसा की रहने वाली हैं। जितना फैक्ट डाटा, जितना हमारे मस्तिष्क में भी इतना है डेटा एक्स्ट्रा, हम आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हुए चलते हैं। बात करते हैं कि की एफएओ ये फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम इटली में है। मुझे लगता है कि इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1900 कुछ को हुई थी, 45 को इसकी स्थापना हुई थी एफएओ की। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम इटली में है। एफएओ ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी कहाँ पर हुई है? ये नई दिल्ली में हुई है। एफएओ की किसानों के अधिकारों पर, अब पहली वैश्विक है, इसलिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पहली है, ठीक है। पहली वैश्विक संगोष्ठी नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट है बांध सुरक्षा पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? वो जयपुर के, राजस्थान के जयपुर में हुआ है। नाम क्या है? बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। नेक्स्ट इसी में अपना अगला पॉइंट है, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो यह हुआ है मुंबई में। अब देखो ना, क्योंकि जो करंट का लेवल भी अभी यूपी ट्रिपल जो पेपर था उसमें करंट का लेवल बहुत अच्छा बढ़ा हुआ था। तो ऐसा नहीं, स्टैटिक प्लस करंट आपको दोनों आने चाहिए। कि देखो कितने घटे घटे प्रश्न पूछते हैं कि गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब स्टार्ट किया था, मतलब इतने गधे और किस्म के लोग मतलब बैठते हैं पेपर बनाने में, मतलब शर्म नहीं आती। गांधी जी के जब तुम व्यक्तित्व से कुछ नहीं सीख पाए तो उनकी तुम लंगोटी से पहले तुम क्या सीख पाओगे? मतलब ये घटियापन की बातें हैं। तो इसीलिए स्टैटिक्स आपको आना चाहिए, क्योंकि करंट भी बढ़ पाना उस पेपर में काफी बड़ा मुश्किल काम था।
जो विश्व मसाला कांग्रेस का जो 14वां संस्करण है मुंबई में हुआ है। देखो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 14वां संस्करण है। आपसे पूछेगा जो विश्व मसाला कांग्रेस का कौन सा संस्करण है, 12वां, 13वां, 14वां या 15वां, आपको वहां पर मानना है 14वां संस्करण है। इसका ये हुआ कहाँ पर है, ये मुंबई में हो, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। दो प्रश्न इससे इससे इस लाइन से आपके दो प्रश्न बनेंगे। मैंने बोला था ना कि इसका तीसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रे लिस्ट और एफएटीएफ ये क्या होता है प्रॉपर तरीके से हम भी पढ़ने वाले हैं। देखो हाल ही में हाल ही में एफएटीएफ ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया है, इसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म है। इसके पहले हम बात करते हैं किसी ग्रे लिस्ट से किसे हटाया है, तो इसने 4 देशों को हटाया है। नाम क्या है, कैमेन आइसलैंड, इसका फर्स्ट नेम है। इस देश को हटाया है कैमेन, आइसलैंड, जॉर्डन और पनामा और अल्बारिया, ये 4 देशों को इसने ग्रे लिस्ट से हटा दिया। किसने, एफएटीएफ ने। तो ये कहीं ना कहीं देश इंपॉर्टेंट हटा दिए हैं। अब बात करते हैं कि एफएटीएफ की स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में एफएटीएफ की स्थापना हुई थी। और इसका फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल, जैसे कि मैंने ऊपर ही आपको बता दिया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका इंपॉर्टेंट ये है कहीं ना कहीं आपसे पूरे एग्जाम में अगर आपका एफएटीएफ से पूछेगा इतने में से आपसे पूछ लेगा, स्टैटिक्स में, करंट में आपसे ये पूछेगा और ये पूछेगा, आपसे करंट में इतना पूछेगा। तो ये एफएटीएफ की स्थापना कब हुई थी, 1989 में एफएटीएफ की स्थापना हुई थी। और इसका फुल फॉर्म क्या है एफएटीएफ का, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, क्योंकि हेडक्वार्टर इसका इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर्स है। और फ्रांस किसके लिए फेमस है, इत्र के लिए, सेंट के लिए फेमस है। इसके हेड कौन है, इसके हेड का नाम है टी राजा कुमार, जो कि सिंगापुर के हैं, इसके हेड हैं। किसके, एफएटीएफ के हेड हैं टी राजा कुमार, जो कि सिंगापुर के रहने वाले हैं। अब इसी में बात करेंगे हम, अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट है कि ये जो ब्लैक जो लिस्ट कंट्री कौन कौन से हैं। अभी पाकिस्तान भी इसी ब्लैक लिस्टेड में था, ग्रे लिस्ट में था, लेकिन इसने एफएटीएफ ने उसको भी हटा दिया है। लेकिन अब वर्तमान में ये कुछ ब्लॉक लिस्टेड मतलब की कंट्री हैं, ये कहते हैं कि यहाँ ये टेररिज्म को बढ़ावा देती हैं। यानी ये जो एफएटीएफ है पूरे देश में शांति, मतलब पूरे विश्व में शांति चाहता है, ऐसा मतलब संगठन है ये। कौन कौन से मतलब उसमें देश हैं, इसमें नॉर्थ कोरिया है आपका फर्स्ट है, सेकंड में आपका म्यांमार है, और थर्ड में आपका ईरान है, जो कि इसमें 3 मात्र देश हैं जो कि ब्लॉक लिस्टेड कंट्री हैं। अब ग्रे लिस्ट में शामिल कौन कौन सा हुआ है, देखो इसमें अल्बानिया को तो इसने हटा दिया है एफएटीएफ ने, क्योंकि नहीं देखो इसने अल्बानिया को हटा दिया है, लेकिन गुलबारिया को इसने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। तो कहीं ना कहीं आपसे जो दो प्रश्न पूछेगा, आपको दोनों प्रश्न ही, आपके दोनों ऑप्शन में ये रखेगा और वहीं पर आप फंस जाएंगे और आप एक नंबर आप गलत करके चले आएंगे। तो अल्बानिया गुलबारिया में बहुत अंतर है। तो एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट से हटाया है किसको, कैमेल आइसलैंड, जॉर्डन, पनामा और अल्बानिया, इन 4 देशों को इसने हटाया है। लेकिन ग्रे लिस्ट में शामिल किसको किया है, तो गुलबारिया को इसने शामिल किया है ग्रे लिस्ट में। इंपॉर्टेंट ये वाला। नेक्स्ट है 2022 में एफएटीएफ ने किस देश को मतलब कौन सा देश निलंबित किया था, तो रूस को निलंबित किया था, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध जब चालू था तो एफएटीएफ ने रूस को निलंबित कर दिया था। ये तभी की बात है। इसी में अगला हमारा जो पॉइंट है कि हाल ही में एफएटीएफ का नवीनतम सदस्य देश कौन है, तो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया भारत की दक्षिणी पर पड़ता है और वहां पर इंडोनेशिया है, और एफएटीएफ का ये नवीनतम सदस्य है, जिसका नाम है इंडोनेशिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है। अब ये आपका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कुछ देश हैं और ये कुछ संगठन है, और नवीनतम कुछ सदस्य जो बनते हैं ये वही हैं। तो आपका कहीं ना कहीं आपसे कुछ नंबर आपसे पूछ लिया जाएगा इसी से। तो आसियान, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, जकार्ता इंडोनेशिया में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। इसकी स्थापना हुई थी जकार्ता इंडोनेशिया की। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आसियान में कुल कितने देश हैं, और इसका जो वर्तमान में जो इसका नवा देश है, यानी जो नया देश है उसका नाम क्या है, उसका नाम है तिमोर लिस्टे। और किस क्रम का है ये 11वां क्रम का है। तो इसके आपसे 3 प्रश्न बनेंगे। आसियान का नवीनतम सदस्य देश कौन है, तिमोर लिस्टे, कौन से क्रम का है, तो 11वां क्रम का है। इसका
हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। आपको इतना डेटा, आपको फैक्ट आपको याद करके चलना है। जैसे आप बात करेंगे हम G20। G20 में कितने देश शामिल हैं? जो G20 में कुल 18 देश और दो यूनियन शामिल हैं। उनमें से EU और प्लस AU, उन 18 एक मिनट 18 देश शामिल हैं किसमें? G20 में। इसके साथ साथ दो संघ शामिल हैं। दो संघ में से है, एक का नाम है AU और दूसरा का नाम है EU, मतलब यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी यूनियन, दो यूनियन इसमें शामिल हैं। तो बात करेंगे इसमें G20 का नवीनतम सदस्य देश कौन है? इसका नाम है अफ्रीकी संघ। ये कौन से क्रम का है? ये 21वीं क्रम का है। ये इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। G20 का नवीनतम सदस्य कौन है? अफ्रीकी संघ है, जो कि 21वें क्रम का है। क्योंकि G20 की जो बैठक हुई थी नई दिल्ली में, जो कि मंडपम में, दिल्ली में मंडपम में, जहां पर भगवान नटराज की मूर्ति थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाटो नाटो का नवीनतम सदस्य कौन है? तो फिनलैंड इसका सदस्य है। किसका? 31वां क्रम का है। फिनलैंड फिर से ऐसे आप याद करिए कि फिनलैंड फिर से नाटो का सदस्य बना। कौन से क्रम का है? वो 31वें क्रम का है। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 को। इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम। इसका हेडक्वार्टर है किसका? नाटो का। और ये फिनलैंड फिर से नाटो का 31वां देश बना है, 31वां सदस्य बना है। देखो, ये फिर से नहीं बना है, बल्कि तरीका याद करने के लिए इसलिए मैंने बोला है कि फिर से फिनलैंड और फिर से यानी फिर से फिनलैंड 31वां देश बना है किसका? नाटो का। ये तरीका याद करने का है, इसलिए मैंने 2 बार इसको रिपीट किया है। नेक्स्ट है, आप इसी में अगला टॉपिक में है कि एससीओ का नवीनतम सदस्य कौन है? एससीओ का इसका नवीनतम जो सदस्य देश है, इसका नाम है ईरान। ऑप्शन में आपको आप पर इराक भी आएगा, आपको ईरान भी आएगा। आपको वहां पर आपको देगा इराक, और आपका ऑप्शन में भी रहेगा ईरान। आपके दो रहेंगे। अब आप सोचेगा कि इसमें इराक है कि ईरान है, अब तो वहां पर आप फंस जाएंगे। तो वहां पर आपको लगाना है ईरान। आपको ईरान लगाना है, ना कि आपको इराक लगाना है। आपको ईरान वाला आपका सही है। तो इसी तरीके से 1-2 नंबर चले जाते हैं। तो एससीओ का नवीनतम सदस्य कौन है? ईरान है। ये कभी कभार ये मैं चौथा नंबर छोड़ देता हूँ। आप लोग थोड़े वीडियो को फ्रीज कर लेना और इसको पढ़ लेना, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपके लिए बताया जाए। मैं बढ़ाता हूँ क्वेश्चन नंबर सीधा 5वां, ठीक है? हाँ, इसी में अगला है, अल्बानिया में आयोजित जो अंडर 23 कुश्ती, पहले बात आयोजित कहाँ पर हुई है? अल्बानिया में हुई है। नाम क्या है? अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली, क्योंकि देश की फर्स्ट है इसलिए, देश की पहली पहलवान कौन है? इनका नाम है रितिका हुड्डा। हुड्डा मतलब कितना नाम, कितना मतलब रितिका हुड्डा। इनका नाम क्या है? रितिका हुड्डा। इसमें 3 से 4 प्रश्न बने। कहाँ पर? अंडर 19 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारत की यानी सॉरी विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली यानी भारत की फर्स्ट महिला कौन है? उनका नाम है रितिका हुड्डा। ये आयोजित कहाँ पर हुई है? अल्बानिया में आयोजित हुई है। उनका नाम क्या है? रितिका हुड्डा। ये रहने वाली कहाँ पे? ये हरियाणा की रहने वाली है। इसकी उप विजेता कौन है? कभी कभार एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, वो विजेता ना पूछ करके कि उप विजेता पूछ लेता है। उप विजेता का नाम है केनेडी ब्लेस टेस्ट, जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं। जो फर्स्ट भारतीय पहलवान है उनका नाम है अमन सहरावत। ये फर्स्ट भारतीय पहलवान है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की पहली फर्स्ट महिला है। और ये जो अंडर अंडर 23 कुश्ती चैंपियन बनने वाली ये फर्स्ट भारतीय महिला है। ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो अल्बानिया में हुआ है। आपको 2 से 3 प्रश्न आपसे पूछेगा। ये जो अभी होंगजो चाइना में जो कुछ गेम आयोजित हुए हैं, एशियन गेम्स, उन्हीं के बारे में है। कहीं ना कहीं आपका 1 से 2 नंबर में आपसे इससे पूछ लिया जाएगा। ओके, तो बात करते हैं कि जो अंजू रानी है इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध भाला फेंक से है। जो कि नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, तो अन्नू रानी का संबंध किससे है? भाला फेंक से है। ये फर्स्ट एशियन गेम्स में इन्होंने एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता है। नाम क्या है? अंजू रानी।
आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि अंजू रानी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? बैडमिंटन से है, टेनिस से है, फुटबॉल से या फिर भाला फेंक से है? आपको वहां पर उत्तर लगाना है कि अंजू अन्नू रानी का संबंध भाला फेंक से है। और एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता था। ये जितने हैं सभी ने गोल्ड जीता, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो ये प्राची यादव है, इन्होंने जो पैराडोंगी में गोल्ड जीता है, क्योंकि ये एशियन गेम्स में ये पहली बार शामिल हुआ है, जिसका नाम है पैराडोंगी में प्राची यादव ने गोल्ड जीता है। नेक्स्ट, जो कि अवनी लेखरा है, अवनी लेखरा, सुमित अंतल, मनीष नरवाल, मतलब इनका संबंध पैरा शूटिंग से है। तो जो अवनी लेखरा है, इनका संबंध पैरा शूटिंग में है और इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है पारुल चौधरी, इन्होंने 5000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी में अगला है, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? देखो, इसकी अध्यक्ष भी इंपॉर्टेंट है, इसके उपाध्यक्ष भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके उपाध्यक्ष का नाम क्या है? टीवी नरेंद्रन इसके नाम है। इसके उपाध्यक्ष का नाम क्या है? इसका टीवी नरेंद्रन। और ये टाटा स्टील है उसके सीईओ के साथ साथ आते एमडी भी हैं। और इसकी अध्यक्ष का नाम क्या है? लियोन टोपोलियन इसके अध्यक्ष हैं। अब वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की जो स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम में। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है ये वाला। आपसे 102 नंबर में इस जगह से स्थान से 202 नंबर पूछेगा कि जो भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का मतलब अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है आर माधवन। आर माधवन भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है इसी में, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? देखो, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट भारतीय हैं। इनका नाम क्या है? लोकेश सूजी इनका नाम है और ये फर्स्ट भारतीय हैं जो इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के ये सदस्य चुने गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जिसका नाम है BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वर्तमान के निर्देशक कौन है? विवेक भसीन इसके वर्तमान के निर्देशक हैं। नाम क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट, इसमें हमारा अगला पॉइंट है, NGT के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे इतने से आपका एग्जाम में कहीं ना कहीं 102 नंबर का आ जाएगा। तो मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं। और एक क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी, खराब लगी? बेहतर हमारी तरफ से अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अगर हमारे पढ़ाने में बताने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और जितना हमसे बेहतर हो सकता है हम उतना करते हैं और कर भी पाते हैं। अगर वीडियो हमारी पसंद अच्छी लगी हो तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्लेटफॉर्म में जितने भी वीडियोज पढ़ेंगे या इस क्लास से जितने प्रश्न बनेंगे, आपने देखा कि मैंने हर प्रश्न को उस प्रश्न को बेहतर तरीके से बताया है। इससे इसी चैनल पर हिंदी और भूगोल और EVS और मैंने ज्योग्राफी इतनी मैंने और वीडियो डाल रखी हैं। और उन सभी क्लासों में यही बताया है कि उन सभी क्लासों से कितने प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं और कितने आ सकते हैं, प्रॉपर तरीके से हमने बताए हैं। तो अगर इच्छुक स्टूडेंट जो भी तैयारी करना चाहते हैं तो जाकर के वीडियो को देख लीजिए। 15 से 20 मिनट का वीडियो है, लेकिन कंटेंट उस समय इतना है क्योंकि 1 से 1.5 घंटा जब आप पढ़ेंगे ना तो तब आपको उतना कंटेंट मिलेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।